नमस्कार। सभी नेटिनियंस का स्वागत है। वो सभी नेटिनियंस जो सपने देखते हैं, वो सभी नेटिनियंस जो उन सपनों में यकीन रखते हैं और वो सभी नेटिनियंस जो उन सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उन सभी का मैं सुनील मान हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, पिछले सैटरडे को हमने अपना पहला ट्रेनिंग सेशन किया था फेसबुक पर, अपने इस ग्रुप पर। और पिछले सेशन में सिर्फ इंट्रोडक्शन था, सिर्फ एक टेस्टिंग थी सॉफ्टवेयर की। हम चेक करके देख रहे थे कि ये किस तरह से काम कर रहा है, उसमें कोई दिक्कतें तो नहीं है। आज एक्चुअल में हम पहली अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने साथ में नोट पैड और पेन लेकर बैठे होंगे और आज जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है उसको आप नोट भी करेंगे और उनको ठीक से नोट करने के बाद उसको अप्लाई करेंगे, उसको यूज करेंगे और उसका भरपूर फायदा उठाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं बैठकर बात कर रहा हूं और बैठकर बात कर रहा हूं तो कोई मोटिवेशनल डिस्कशन नहीं करूंगा आपके साथ में। मैं आज डिस्कस करूंगा जो चीजें वो आपके काम आएंगी। वो इंफॉर्मेटिव सेशन होगा जिसमें आपके पास डेटा होगा, कुछ आंकड़े होंगे, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, कुछ लॉजिक होंगे, कुछ रीजंस होंगे। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे वो चीजें, उन तथ्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे जिससे कि आप इस बिजनेस को सीरियसली लें। मैं आज चर्चा करने वाला हूं कि हम सेल्स ऑफ बिजनेस को सीरियसली और प्रोफेशनली क्यों करें। हमें ये बिजनेस बहुत सीरियसली और प्रोफेशनली क्यों करना चाहिए, ये आज हम चर्चा करेंगे। तो एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपका आज का ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा और इससे आपको इस बिजनेस को समझने में बहुत मदद मिलेगी। और स्पेशली मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से उन सारे हमारे नेटिनियंस का जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, जो हाल ही में हमारे बिजनेस में ज्वाइन हुए हैं, जिनको सेल्स ऑफ बिजनेस के बारे में, टीम नेट इंडिया के बारे में ज्यादा नहीं पता है, उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और ये सेशन उनके लिए भी यूजफुल रहेगा जो काफी दिन से हमारे साथ काम कर रहे हैं लेकिन बहुत टाइम से क्योंकि ट्रेनिंग से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आज उनके लिए भी बहुत फायदेमंद सेशन होगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं, हमें पता है अच्छी तरह से कि पूरी दुनिया बदल रही है। हमारे आसपास का वातावरण बदल गया है, हमारे काम करने का तरीका बदल गया है, हमारी सोच का तरीका भी बदलना चाहिए। कोरोना जब से आया है तब से बहुत सारे बदलाव इस दुनिया में आए हैं और ये कोरोना खत्म कब होगा ये भी नहीं पता। और लेकिन ये खत्म होने के बाद भी कुछ सारी चीजें तो ऐसी होंगी जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। कोरोना के बाद की जिंदगी कैसी होगी उसका अंदाजा आज लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत सारे बदलाव हमें करने पड़ेंगे, लेकिन सबसे जो जरूरी बदलाव हमें करना है वो बदलाव करना हमारी सोच के अंदर। जो बिजनेसेस पहले बहुत अच्छे माने जाते थे आज वो बिजनेसेस चल नहीं पा रहे हैं। जिन बिजनेसेस में बहुत प्रॉफिट था आज उन बिजनेसेस में कोई प्रॉफिट नहीं है। उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल है, उनके लिए काम करना मुश्किल है, वहां पर काम करने वाले लोगों की जॉब जा रही है। इसलिए सोच बदलना बहुत जरूरी है। अक्सर हम मिडिल क्लासेस में जब से ही एक लड़का या लड़की पैदा होती है उनको सिखाया जाता है, समझाया जाता है। बच्चा थोड़ा सा छोटा सा होता है, उसको हम घर में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, उसको क्या 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 ABCD और पता नहीं क्या क्या बोलना सिखा देते हैं, उनको राइम सब वो सब सिखा देते हैं ताकि एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए। जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसको समझाया जाता है कि बेटा अच्छी तरह से पढ़ ले, बेटी अच्छी तरह से पढ़ ले ताकि तेरा अच्छा करियर बन जाए। जब बच्चा 10वीं में होता है तो उसको कहा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट साल है तुम्हारी जिंदगी का ये, इस साल अगर आपने मेहनत की जम के तो जिस स्ट्रीम में जाना चाहोगे उस स्ट्रीम में जा पाओगे क्योंकि आपके अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे। जब वो 10वीं पास कर लेता है तो हम ये नहीं देखते कि उस बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। ज्यादातर माँ बाप ये देखते हैं कि साइंस में जाएगा बच्चा तो उसमें कितना स्कोप है, आर्ट्स में जाएगा तो उसमें कितना स्कोप है, कॉमर्स में जाएगा तो कितना स्कोप है, जॉब कहाँ पर ज्यादा है उस स्ट्रीम में उसके बच्चे को हम जाने के लिए मोटिवेट करते हैं, चाहे उसका इंटरेस्ट उसमें हो या ना हो, क्योंकि हम जॉब मार्केट को स्टडी करते हैं। हर मिडिल क्लास में यही समझाया जाता है कि 10वीं कर ली तो अभी 12वीं करो उस स्ट्रीम में जहां पर जॉब ज्यादा है, 12वीं कर ली तो फिर ग्रेजुएशन कर लो उसमें जिसमें कि स्कोप ज्यादा है, जिसमें जॉब आसानी से मिल जाए। तो हमें बचपन से ही हमारे दिमाग में एक बात डाली जाती है कि हमारी पढ़ाई का मकसद है एक अच्छी पाना। और दोस्तों, जब तक पढ़ाई का मकसद सिर्फ नौकरी पाना होगा, जब तक हमारी पढ़ाई का मकसद, हमारी एजुकेशन का मकसद सिर्फ नौकरी पाना होगा, जब तक हम अपने देश को मजबूत नहीं बना सकते हैं, जब तक हम अपना आने वाला कल जो है उसको सुनहरा नहीं बना सकते, उसको बेहतर नहीं बना सकते हैं। हम वर्ल्ड पावर तभी बन पाएंगे जब हमारी लर्निंग का मतलब लर्निंग होगा, जब लर्निंग का मतलब एजुकेशन का मतलब जॉब से हटकर सेल्फ डिपेंडेंट होना होगा, तब हम सही मायने में एक सुपर पावर बनेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी दुनिया बदल रही है, हमारे आसपास का माहौल बदल रहा है। वो जमाना चला गया जब जॉब से एक आदमी जिंदगी भर खुश रहता था और उसकी जिंदगी की सारी जरूरतें और उसकी जिम्मेदारियां सारी आराम से पूरी हो जाती थी। आजकल वैसा नहीं है।
एक वक्त था जब माना जाता था कि जॉब जो है वो अर्निंग करने का सबसे अच्छा और लाइफ टाइम एक एवेन्यू है, जिसमें कि एक बार आपको नौकरी मिल गई तो जिंदगी भर आप आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं, आराम से वहां से आप अपनी लिवलीहुड अर्न कर सकते हैं। 10वीं करने के बाद पहले जॉब मिल जाया करती थी, फिर 12वीं करने के बाद जॉब मिल जाया करती, फिर एक ऐसा वक्त आया कि ग्रेजुएट्स को भी नौकरी मिलनी मुश्किल हो गई। आज ऐसा वक्त है कि प्रोफेशनल्स, आपके पास बीई है, आपके पास में इंजीनियरिंग डिग्री है, आपके पास मैनेजमेंट डिग्री है, उसके बाद भी जॉब अच्छी नहीं मिल रही है और मन मुताबिक जॉब नहीं मिल रही है और बहुत कम मिल रही है, और वहां पर जो सैलरी मिल रही है वो बहुत कम है। तो ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी कि सेफेस्ट तरीका जो है पैसे कमाने का वो जॉब है। मुझे जॉब से कोई तकलीफ नहीं है, मुझे जॉब करने वालों से कोई खास दिक्कत नहीं है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि आप जॉब छोड़ दीजिए, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि जॉब नहीं करनी चाहिए, जॉब भी करनी चाहिए, जॉब करने से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आपको देखना होगा, आपको सोचना होगा, क्या जॉब ही एकमात्र तरीका है? क्या उसके बियॉन्ड नहीं सोच सकते? मैं कुछ तथ्य दूंगा, मैं कुछ बातें करूंगा आपके साथ में, और उसके बाद आपको समझ में आएगा और आप उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आपको जॉब के साथ कुछ और करने की जरूरत भी है कि नहीं है। खास तौर पर जब कोरोना के बाद इकोनॉमी का बुरा हाल है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज पूरी तरह से ठप हो गई हैं, बर्बादी की कगार पर है, उन इंडस्ट्रीज का सर्वाइवल आगे क्या होगा पता नहीं, कब तक वो नॉर्मल हो पाएंगी पता नहीं। लेकिन ऐसे माहौल में क्या हम सबके पास एक स्टेपनी नहीं होनी चाहिए? स्टेपनी, जब हम कार लेते हैं तो पांचवा व्हील उसके अंदर इसी रखा होता है कि हम जब जा रहे होते हैं जिंदगी के सफर पर, कहीं पर भी जब जा रहे होते हैं, तो अगर गाड़ी पंचर हो जाए, टायर फट जाए, कुछ और दिक्कत आ जाए, तो फटाफट हम व्हील चेंज करें और निकल जाए। तो क्या हमें जिंदगी के लिए कोई स्टेपनी नहीं रखनी चाहिए? जो हमारी अर्निंग्स है, जिससे हमारा खर्च चलता है, जिससे हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, जिससे हमारी जिम्मेदारियां पूरी होती हैं, जिससे हमारे सपने जुड़े हुए हैं, जिससे हमारी इच्छाएं जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है हमारी जॉब से। अगर वो जॉब चली गई तो सोचा है कि क्या होगा? क्या उसके लिए हमारे पास एक स्टेप नहीं होनी चाहिए? क्या उसके लिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए? आज उसी अल्टरनेटिव के बारे में बात करूंगे एक एक करके। तो दोस्तों, जब मैं बात कर रहा था जॉब्स की, एक सामने एक स्टेटमेंट है, पीपल हेट दोज मंडे मॉर्निंग ब्लूज। एक आंकड़ा देता हूं मैं आपको, शायद आप कहीं से वेरीफाई भी करना चाहें तो कर सकते हैं। 35% हार्ट अटैक्स ज्यादा होते हैं मंडे मॉर्निंग में। मंडे मॉर्निंग में आम दिनों से 35% हार्ट अटैक्स ज्यादा होते हैं मंडे की सुबह। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है ना इस जॉब में, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है ना हमारी आज के माहौल में, उस जॉब एनवायरनमेंट में, कि मंडे मॉर्निंग में, जब संडे की छुट्टी मनाने के बाद में, जब हम मंडे को मॉर्निंग में बड़े तनाव में होते हैं, बड़े गुस्से में होते हैं, बड़ी हड़बड़ाहट में होते हैं, और उस वक्त हमारे दिल की धड़कन ज्यादा बड़ी होती है, उस वक्त हमारा स्ट्रेस लेवल हाई होता है, उस वक्त हमें टेंशन बड़ी ज्यादा होती है, बॉस को क्या फेस करूंगा, जो काम दिए थे उसके लिए क्या बोलूंगा, बहाने क्या बनाऊंगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी टेंशन होती है मंडे मॉर्निंग में। और फ्राइडे इवनिंग में, अगर आपका 5 डे वीक है, या सैटरडे इवनिंग अगर आपका 6 डे वीक है, हम अच्छे मूड में होते हैं, और संडे शाम को ही मूड बदल जाता है। क्यों? कुछ तो गड़बड़ है ना। क्या क्या गड़बड़ है, मैं उस गड़बड़ों के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूं उस तनाव से मुक्ति की। अगर आपके पास एक अल्टरनेटिव हो, अगर आपके पास एक ऐसा एवेन्यू हो जो आपको जॉब के अलावा भी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता हो, तो शायद आपकी टेंशन कम होगी, शायद आप उस जॉब के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करेंगे, शायद उस बॉस से आप ज्यादा इरिटेट नहीं होंगे, और शायद आप अपने जॉब को भी शायद अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे जब आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी होगी। आज के दिन इतना स्ट्रेस है जॉब के अंदर। मैं बात करता हूँ बहुत सारे अपने दोस्तों से जो जॉब में हैं, उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है इसी डर में कि पता नहीं कब उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, पता नहीं वो कब नौकरी से अनफिट हो जाएंगे, कब उनका बॉस ये समझेगा कि अब ये बुढ़ा हो गया, पता नहीं कब वो दिन आएगा जब बॉस कहेगा ये इनएफिशिएंट है, पता नहीं कब ऑर्गेनाइजेशन सोचेगी कि इनको निकाल देते हैं, पता नहीं कब वो ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेगी कि हम अपने इतने बस स्टाफ को नौकरी से निकाल देंगे। उनकी पूरी जिंदगी इस टेंशन में निकल जाती है कि कहीं जॉब छूट ना जाए, या जिस कंपनी में काम कर रहा हूं वो कंपनी बंद ना हो जाए। सो इस टेंशन से अगर बचना है तो उसके अल्टरनेटिव क्या है आपके पास, सोचना चाहिए आज के दिन। फुर्सत में सोचिए, मैं कुछ आंकड़े दूंगा, मैं कुछ तथ्य रखूंगा, उसके बाद में आप डिसीजन ले लीजिए कि आपको ये बिजनेस सीरियसली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बिजनेस को आपने सीरियसली और प्रोफेशनली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बाद में आप डिसीजन लीजिएगा। एक वक्त था जब हम 40-50 प्लान पे काम करते थे। 50-40 प्लान या 40-50 प्लान, ये क्या होता है शायद कुछ लोगों के लिए नया फ्रेज हो, मैं समझाता हूँ। हम वीक में नॉर्मली करीब 50 घंटे काम करते हैं। ज्यादातर लोग जो प्राइवेट नौकरियों में हैं उससे ज्यादा करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो जहाँ पर बहुत ज्यादा
वर्कलोड नहीं है, वहां पर भी आमतौर पर एक वर्कर वीक में करीब 50 घंटे काम करता है। और प्लान 40-50 क्या है, 50-40 क्या है कि हम 20 साल की उम्र में काम करना शुरू करते थे एक वक्त में, और हम 60 साल की उम्र तक काम करते थे, तो करीब 40 साल हम काम करते थे 50 घंटे पर वीक। वो जमाना चला गया। हमारी जो पहले वाली पीढ़ी थी, आपसे थोड़ी पहले की जो पीढ़ी थी, हमसे पहले की जो जनरेशन थी, उनको हम देखते थे, उनका जाने का टाइम फिक्स था, उनका आने का टाइम फिक्स था, वो कौन सी बस में जाएंगे वो टाइम फिक्स था, कौन सी ट्रेन में जाने वाले वो टाइम फिक्स था, उनका खाने का वो डब्बा हमेशा परमानेंटली उनके हाथ में होता था, आने के टाइम पे जाने के टाइम पे उनको पता था मुझे कितने बजे जाना है, कितने बजे आना है। जिंदगी पूरी उसी में निकाल जाते थे आराम से, तसल्ली से। लेकिन आज के दिन हम जब किसी दोस्त को फोन करते हैं, पुराने किसी जान पहचान वाले से बात करते हैं, तो उससे पूछते हैं आजकल कहाँ हो, आजकल किस कंपनी में हो, आजकल कौन से शहर में हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि जब पिछली बार मैंने उससे बात की थी तो जिस कंपनी में वो था, क्या आज भी उसी कंपनी में है कि नहीं है। उतने सारे जॉब बदल चुका होता है, हमें याद भी नहीं रहता कि वो जो पिछली बार मुलाकात हुई थी या उससे बात हुई थी तो कौन सी कंपनी में था, क्योंकि उससे पहले कई बदल चुका होता है। आजकल वो 40 साल काम करने वाला कल्चर खत्म हो गया है। आज के दिन तो 40-42 साल 43 साल की उम्र में एक व्यक्ति को हम सोचते हैं आज के कॉर्पोरेट जमाने में कि ये बुढ़ा हो गया है, हमें यंग जनरेशन चाहिए, हमें यंग ब्लड चाहिए, ये ज्यादा सैलरी डिमांड करेगा वगैरह वगैरह। सो 40-50-50-40 प्लान जो है वो आज के जमाने में उतना कारगर नहीं है जितना पहले हुआ करता था। अगर आज इकोनॉमिक कंडीशंस बदल गई है, हमारे वर्क एनवायरनमेंट बदल गया है, हमारा वर्क कल्चर अगर बदल गया है, कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हमें भी अल्टरनेटिव के बारे में सोचना चाहिए और हमें इस बिजनेस को बहुत ज्यादा सीरियसली और प्रोफेशनली करना चाहिए। आज के दिन हम देखते हैं कि लोगों के पास में जॉब होते हुए भी उनको हम कह सकते हैं वो वर्किंग पुअर्स हैं, वर्किंग पुअर्स, उनको सैलरी उतनी नहीं मिल पा रही इससे गुजारा हो जाए। कई लड़के लड़कियां अलग और लड़के अलग, ऑफ कोर्स लड़के लड़कियां आजकल शेयर करके रहते हैं, वो जिंदगी भर सोचते नहीं कि मकान खरीद ले, जिंदगी भर किराए पे रहने के लिए मजबूर होते हैं, शेयर करके रहने के लिए मजबूर होते हैं। मकान का किराया इतना हो गया है, मकान इतने महंगे हो गए कि खरीदना मुश्किल हो जाता है। आजकल का जो युवा वर्ग है उनको क्रेडिट कार्ड से जिंदा रहना पड़ रहा है। वो इस महीने के खर्चे अगले महीने पे डाल देते हैं, अगले महीने के खर्चे उससे अगले महीने पे डाल देते हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं, इधर से टोपी उधर, उधर से टोपी उधर, इसकी पेमेंट वहां से, वहां की पेमेंट वहां से, ये सब चलता रहता है। तो आज के जमाने में सेविंग्स ही नहीं है, हम बचा ही नहीं पा रहे हैं, कंजूसी करनी पड़ती है तब जाके गुजारा हो पाता है। सेविंग्स तो खत्म होती जा रही है हमारे लाइफ जिंदगी से। सो आज के दिन वर्किंग पुअर्स ज्यादा है, पढ़े लिखे स्मार्ट लड़के लड़कियां, एमबीए किए हुए लड़के लड़कियां 10,000 12,000 15,000 की नौकरियां कर रहे हैं, 20,000 की नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है। स्मार्ट ग्रेजुएट्स को, बहुत अच्छे पढ़े लिखे अच्छे इंग्लिश स्पीकिंग ग्रेजुएट्स को आज के दिन 20,000 की जॉब नहीं मिल पा रही है। 40,000 का फोन लेके लड़के लड़कियां घूमते हैं, 1 लाख की बाइक पे घूमना चाहते हैं, घूमते भी है लोन पे लेकर, पापा मम्मी की इनकम से लेकर या वगैरह वगैरह, लेकिन उनके पास में ईएमआई देने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। आजकल की जनरेशन से, आजकल अपने बच्चों की उम्र के लोगों से बात करता हूँ, लड़के लड़कियों से बात करता हूँ, तो लगता है कि यार हमारा वक्त ही ज्यादा अच्छा था, सैलरी कम थी लेकिन हमारी जरूरतें भी बहुत कम थी, और उसके बावजूद भी हम बचा लिया करते थे। उतनी कंजूसी हमें नहीं करनी पड़ती थी जितनी कंजूसी इनको करनी पड़ रही है, क्योंकि सैलरीज उतनी नहीं है। सो सैलरीज पिछले कुछ सालों में रियल में नहीं बढ़ी है, पिछले कुछ सालों में एक्चुअल में सैलरीज नहीं बढ़ी है, और जिसकी वजह से वर्किंग पुअर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आज के जमाने में इट इज अज्यूम्ड, सेफ टू अज्यूम कि हमें खुद के लिए काम करना चाहिए, खुद के लिए काम करना चाहिए, अपने बॉस के लिए काम नहीं करना चाहिए। पता नहीं बॉस कब छोड़ के चला जाएगा, पता नहीं बॉस कब किसी मजबूरी में आपको नौकरी से निकाल देगा, पता नहीं आपकी जॉब कब तक सेफ है, पता नहीं आपके बॉस की जॉब कब तक सेफ है। इसलिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव होना चाहिए, एक मजबूत अल्टरनेटिव होना चाहिए, हमारे पास एक स्टेपनी होनी ही चाहिए आज के जमाने में। एग्री करते हैं आप? अगर एग्री करते हैं तो कमेंट में डालिए यस, और एग्री नहीं करते हैं तो लिखिए नो, मैं बकवास कर रहा हूं, लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम रियली विलिंग टू लिसन टू दैट। लेकिन एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक अल्टरनेटिव होना चाहिए, एक सेफ्टी हमारे पास, एक एडिशनल कवर हमारे पास होना चाहिए इनकम का। इस बात से अगर आप यकीन रखते हैं, तो इत्तेफाक रखते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप अपना खुद बॉस बनना चाहते हैं, आप अपने लिए काम करना चाहते हैं, तो बिजनेस करना पड़ेगा, नौकरी छोड़कर या नौकरी के साथ, डिपेंड करता है। तो अगर आपको कोई बिजनेस करना है, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करना है, तो आजकल बड़ा रिस्की है। आजकल एक छोटी सी दुकान खोलना चाहते हैं, एक शोरूम खोलना चाहते हैं, तो रिस्की है। एक छोटा सा शोरूम लेने के लिए उससे किराया देखिए कितना आता है महीने का। मैंने कई साल पहले
7 या 8 साल हो गए, शायद 7-8 साल पहले 180 स्क्वायर फुट की एक छोटी सी दुकान खरीदी थी एक मॉल के अंदर, एक होटल के अंदर, 1.25 करोड़ की। यकीन मानिए, इतनी महंगी अगर दुकान है तो उससे किराए पे दूंगा तो किराया भी तो अच्छा खासा एक्सपेक्ट करूंगा कि नहीं। तो अगर आज के दिन एक आदमी किराए पे भी दुकान लेने की सोचता है तो उसका किराया कितना है, बिजली का बिल कितना है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस, छोटे से छोटा ट्रेडिशनल बिजनेस करना भी आज के दिन बड़ा रिस्की है, बड़ा मुश्किल है, उसको एस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल है। और वो सब सोचकर ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं कि यार बिजनेस करना बहुत ज्यादा रिस्क है, बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, बिजनेस करने के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और इतना सारा रिस्क लेने के लिए जब वो तैयार नहीं होते तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मजबूरी में जॉब ही कर लेते हैं, बॉस को ही झेल लेते हैं। आपको शायद इंफॉर्मेशन ना हो, मैं आपको बताता हूँ, 90% ऑफिशियल रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, 90% रेस्टोरेंट्स, 90% फूड बिजनेसेस एक साल के अंदर बंद हो जाते हैं। 90%, सिर्फ 10% सर्वाइव करते हैं। एक बेसिक बिजनेस मॉडल है रेस्टोरेंट फूड बिजनेस, खाने का बिजनेस। 90% बिजनेसेस खाने के एक साल सर्वाइव नहीं कर पाते, सिर्फ 10% सर्वाइव करते हैं। तो सोच के देखिए, दुकानें, आजकल तो मॉल बंद है, लेकिन जब खुले थे तब कई बार बात करता था, आज कुछ दिनों के बाद में, कुछ महीनों के बाद फिर खुलेंगे, अच्छी तरह से फुल फेस खुल जाएंगे। एक काम करना, जाकर वहां पर देखना जहां पर जो दुकानें पहले थी उस मॉल के अंदर वो है या नहीं है, वो एक रिकॉर्डिंग कर लेना, एक फोटो खींच लेना जाके किसी मॉल में, और 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर जाना उसी मॉल में और फिर एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, फिर से एक फोटो खींच लेना, और फिर पुराने फोटो को नए फोटो के साथ कंपेयर करके देखना, जहां पर जो दुकान थी, जहां पर जो बोर्ड था, क्या वो आज भी कायम है? जहां पर जो बोर्ड पहले था वो बोर्ड आज भी वही है या दूसरा लग गया है उसकी जगह पे? जहां पर कोई और ब्रांड था आज पर वहां पर कोई दूसरा ब्रांड आ गया कि नहीं आ गया है? अगर 2 महीने में, 4 महीने में अगर बिजनेसेस बंद हो गए हैं तो शायद प्रॉफिटेबल बिजनेस कोई बंद नहीं करता है। जिस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता है, जो बिजनेस लॉस में चल रहे होते हैं, शायद तभी हम ये डिसीजन लेते हैं कि उस दुकान को बंद कर दे, उस शोरूम को बंद कर दे। तो आज के दिन एक छोटा सा ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करना भी बड़ा रिस्की है, बड़ा मुश्किल है। तो क्या करें? क्यों मुश्किल है? मैं आपको कुछ लॉजिक दे रहा हूं, उसके पीछे कुछ रीजनिंग दे रहा हूं। मैक्सिमम ट्रेडिशनल बिजनेसेस में, मैक्सिमम जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल कंपनीज, वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर 50%, 60%, 70%, कुछ केसेस में 70 से भी ज्यादा परसेंट मार्केटिंग पे खर्च करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्च करना पड़ता है। मार्जिन उतना हो या ना हो, पर ये कॉस्ट मस्ट है। मार्केटिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, मार्जिन बहुत कम बच पाते हैं उसके बाद। तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मार्केटिंग का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। पहले एडवर्टाइजमेंट करने के लिए एक दूरदर्शन होता था, कुछ गिने चुने अखबार होते थे, उनमें एडवर्टाइजमेंट करने से पब्लिसिटी हो जाती थी। आज इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे रीजनल चैनल्स हैं, इतने सारे न्यूज चैनल्स हैं, इतने सारे मूवी चैनल हैं, इतने सारे म्यूजिक चैनल्स हैं। किस किस चैनल पे कितना एडवर्टाइजमेंट करें, कितनी देर के लिए करें, ये बहुत महंगा अफेयर है। सेलिब्रिटीज की कॉस्ट दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो मार्केटिंग की कॉस्ट दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल बिजनेसेस के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जो एस्टेब्लिश बिजनेसेस हैं वो तो सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसको कंपटीशन में आने के लिए, उसको बिजनेस में टिके रहने के लिए, उसको बिजनेस में कामयाब होने के लिए उनसे कंपटीशन करना पड़ेगा, उन ब्रांड एस्टेब्लिश ब्रांड्स के साथ में। वो करने के लिए उतना खर्चा भी करना पड़ेगा, उतनी मार्केटिंग में पैसा भी लगाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट का बजट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ज्यादातर लोग वो नहीं कर पाते हैं। एक और फिगर आपको देता हूं जो कि बहुत ही जरूरी आंकड़ा है जो आपको समझने के लिए इस बिजनेस को। 85% परसेजेस, 85% जो बिक्री होती है या तो वर्ड ऑफ माउथ से होते हैं, या किसी के रिकमेंडेशन से होते हैं, या ब्रांड नेम की वजह से होते हैं। 85% सेल्स वर्ल्ड ओवर, नॉट ओनली इंडिया, 85% सेल्स वर्ल्ड ओवर या तो किसी के रिकमेंडेशन से होती है, किसी यूजर की रिकमेंडेशन से, पॉजिटिव रिकमेंडेशन से पुश करने से होती है कि ये ब्रांड, ये प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह, या फिर उसके ब्रांड नेम की वजह से होती है। अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको अपना ब्रांड बनाने में कितना पैसा लगाना पड़ेगा? या तो वर्ड ऑफ माउथ वाला बिजनेस बेटर है, या फिर आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा, और वो ब्रांड बनाने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, कितना रेवेन्यूज आपको जनरेट करना पड़ेगा, वो सोच के भी रूह कांप जाएगी बड़े बड़े बिजनेसमैन की। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां सर्वाइव करना मुश्किल है उनके लिए, उनके ब्रांड के, क्योंकि कोई और बड़ा ब्रांड आता है उसी बिजनेस के अंदर और वो आके पुराने ब्रांड को खत्म कर देता है। वोडाफोन की हालत देखिए, आइडिया की हालत देखिए, एयरटेल की हालत देखिए, क्योंकि एक जियो आ गया, एक बड़ा ब्रांड जिसने आके इतना पैसा खर्च किया, इतना एग्रेसिवली उसने मार्केटिंग की कि जो बड़े एस्टेब्लिश प्लेयर्स थे उस बिजनेस के अंदर वो बर्बाद हो गए या उनकी हालत खराब हो गई। सो ऐसे अगर कोई नया एंट्रेंट
जो बिल्कुल आम आदमी है, हम जैसा आदमी है, मिडिल क्लास का आदमी है, वो अगर अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वो उनको उन ब्रांड्स के साथ compete करना है, उनको अपने ब्रांड को उनके ब्रांड के बराबर ले जाना है, तो कितना खर्च करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी कॉस्ट होती है जो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक और चीज है जो आपको बताना चाहता हूं कि जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है, जो रिकमेंडेशन की जो पावर है, वो पावर ज्यादा है एडवर्टाइजमेंट के पावर से। एडवर्टाइजमेंट कुछ सेकंड के लिए आता है टीवी के ऊपर, उस कुछ सेकंड्स के एडवर्टाइजमेंट में बहुत पैसा लगता है। उसके लिए एक बड़े ब्रांड एम्बेसडर को हम लेते हैं, एक बड़े सेलिब्रिटी को हम हायर करते हैं, और वो आके कुछ छोटी सी देर के लिए स्क्रीन पे आता है और कुछ बताता है किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सर्विस के बारे में, किसी कंपनी के बारे में, किसी ब्रांड के बारे में। वो थोड़ी सी देर में वो क्या इंफॉर्मेशन दे पाएगा? क्या वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे पाएगा? वो क्या सारी जानकारी दे पाएगा? वो क्या डिटेल में सब कुछ समझा पाएगा? वो पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए जो एडवर्टाइजमेंट है उससे भी ज्यादा इफेक्टिव है वर्ड ऑफ माउथ। और वर्ड ऑफ माउथ के बिजनेस में हम सब हैं, तो हमें कंग्रेचुलेट करना चाहिए दूसरे को। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये जो आप जानते नहीं कि रिटेल बिजनेस में आजकल बहुत बूम है। रिटेल बिजनेस जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिटेल में हर बड़ी कंपनी दुनिया की हिंदुस्तान में आना चाहती है। हमारे पास इतनी बड़ी आबादी है, हमारे पास इतनी बड़ी मिडिल क्लास है, हमारे पास कंज्यूमर बेस इतना बड़ा है, हमारे देश की जनसंख्या बहुत सारे देशों की जनसंख्या मिलाकर भी हमारी उससे ज्यादा है। तो हमारे पास जो है मार्केट करने के लिए मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी है, सेल्स करने के लिए मार्केट बहुत बड़ी है। तो हर बड़ी रिटेल कंपनी दुनिया की, चाहे वो बड़ी कितनी भी बड़ी कंपनी हो, चाहे वो वॉलमार्ट हो या कोई और ब्रांड हो, वो सब हिंदुस्तान में आज क्यों आना चाहते हैं कि रिटेल बिजनेस में हिंदुस्तान में बहुत ही बड़ा स्कोप है। और लकीली आप हम उसी सेक्टर में है जिसका नाम है रिटेल। कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, ये मैनी प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड बाय डेमोन्स्ट्रेशन। द बायर नीड्स टू लर्न मैनी थिंग्स बिफोर बाइंग। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी सेवाएं सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनको बताना पड़ता है, जिनको अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, जिनके बारे में डिटेल्स देनी पड़ती हैं, और कस्टमर को उनके बारे में जानने के लिए टाइम देना पड़ता है, कस्टमर को अच्छी तरह से समझाना पड़ता है। अगर एक किताब की दुकान में आप जाएं और वहां पर एक भगवत गीता रखी हुई हमारी वाली, क्या कस्टमर देखकर पहचान लेगा, समझ लेगा उसके बारे में? जब तक वहां पर खड़ा हुआ सेल्स बॉय सेल्स गर्ल बहुत अच्छी तरह से उसका डेमो नहीं देगा, तो क्या वो भगवत गीता बिक जाएगी? क्या वो संपूर्ण हनुमान बिना डेमो के ले लेगा कोई 10,000 रुपए में? 10,000 रुपए की वर्थ नहीं है, उसकी वर्थ तो उससे भी ज्यादा है। लेकिन जब वो डेमो दिया जाता है, जब उसको बताया जाता है, उसकी यूटिलिटी समझाई जाती है, उसके फायदे बताए जाते हैं, जब वो देखता है, जब वो महसूस करता है, जब वो फील करता है, जब वो टच करके उसको देखता है, जब वो सामने अपने रखी हुई उस चीज को अच्छी तरह से समझता है, तब उसको लेने के लिए टेम्पटेड होता है। सामने रखे रहने से क्या ले लेगा? हमारा जो टॉकिंग टेड इतना अच्छा प्रोडक्ट है, जब तक उसका डेमो नहीं किया जाएगा, क्या पता लग जाएगा पेरेंट्स को कि इस तरह का कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है जो हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकता है? मैं आपको याद दिलाता हूँ एक वक्त, हमारे कुछ एसोसिएट्स तो जानते होंगे, हमारे कुछ लीडर्स जो मुझे आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो तो जानते होंगे। बहुत साल पहले, काफी साल पहले की बात है, जब इंटरनेट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जब इंटरनेट आम आदमी की जिंदगी को टच करना शुरू किया था। हम में से बहुत सारे लोगों ने वो वक्त देखा है जब इंटरनेट के बारे में हम जानते भी नहीं थे, और इंटरनेट आज हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन गया है, डिजिटल मीडियम हमारे लिए इतना बड़ा बन गया है। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जब डिजिटल मीडिया स्टार्ट हुआ था, जब इंटरनेट का जो ग्रोथ बढ़ना हुआ स्टार्ट हुआ था, जब इंटरनेट पे लोग जाना शुरू हुए थे, जब लोगों ने ईमेल इस्तेमाल करना शुरू किया था, जब वेबसाइट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया था, उस वक्त ज्यादातर घरों में इंटरनेट नहीं थे, लैपटॉप 99.99% लोगों के पास में नहीं थे, कंप्यूटर घरों में नहीं थे, साइबर कैफे हुआ करते थे। उस वक्त वीडियोकॉन ने एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट बनाया था, इंटरनेट टीवी, वीडियोकॉन का iTV। इतना शानदार प्रोडक्ट था, वो टीवी था जिसमें इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता था, जो कीबोर्ड के साथ आता था। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट था उस वक्त के हिसाब से, बहुत ही गजब का प्रोडक्ट था, बहुत ही जबरदस्त इनोवेटिव प्रोडक्ट था, लेकिन वीडियोकॉन उसको बेच ही नहीं पाया, क्योंकि जो वीडियोकॉन के पास जो शोरूम्स में जो सेल्समैन है, उनको खुद ही नहीं पता इंटरनेट क्या है, वो खुद ही डेमो नहीं दे पा रहे थे। उनको लगता था यार इसका डेमो देने के लिए, इस टीवी का डेमो देने के लिए 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट देने पड़ेंगे, तब जाके कस्टमर को उसका समझ में आएगा। इतनी देर में वो 2 टीवी या 3 टीवी या 4 टीवी बेच सकता है। तो इतना अच्छा प्रोडक्ट होने के बाद भी वो बिक नहीं पाया, क्योंकि उनकी जो सेल्स फोर्स थी, जो उनके जो मार्केटिंग करने वाले लोग थे, उनके पास जो सेल्समैन थे, जो एंड कस्टमर को उसके प्रोडक्ट के बारे में बताते थे, जो अवेयरनेस क्रिएट जिनको करना था, वो ट्रेन ही नहीं थे, उनको आता ही नहीं था, वो डेमो ही नहीं दे पा रहे थे। और जब वो प्रोडक्ट हमारे पास में आया तो हमने लाइन लगा दी, इतना ज्यादा बेचा हमने उस इंटरनेट टीवी को कि वीडियोकॉन बनाना मुश्किल हो गया था, हमारे पास डिमांड इतनी ज्यादा आती थी। सो ये है बिजनेस की, ये है स्ट्रेंथ नेटवर्क मार्केटिंग की, ये है एक्चुअल स्ट्रेंथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की और सेफ शॉप बिजनेस की, कि यहाँ पर हम कस्टमर को डेमो देकर
प्रोडक्ट बेचते हैं, अच्छी तरह से कन्विंस करके प्रोडक्ट बेचते हैं, उसकी डिटेल समझाकर प्रोडक्ट बेचते हैं। आज के दिन किसी को सपना नहीं आ रहा कि वो जाएगा ऐसी एक स्टोर में जहां पर नोनी अवेलेबल है, जहां पे प्रोटीन अवेलेबल है, जहां पे रीलोड तरह के दूसरे प्रोडक्ट अवेलेबल है, और जाके स्पेसिफिकली बोलेगा कि मुझे नोनी चाहिए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं नोनी क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं उसके फायदे क्या है, उसको क्यों लेना चाहिए। ये तो कोई सेल्समैन नहीं समझाएगा अच्छी तरह से, तब वो डिमांड क्रिएट होगी, तब उसकी वैल्यू क्रिएट होगी, तब वो डिमांड करेगा। जब उसको इस्तेमाल करेगा, जब उसको समझ में आएगा कि यार ये वाकई बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, तब वो शायद डिमांड करेगा, जाकर बोलेगा कि हाँ मुझे चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में किसी को सपना नहीं आने वाला। हम सब जानते हैं 78% इंडियंस को प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, लेकिन किसको पता है कि मुझे डेफिशिएंसी है कि नहीं है? कौन जाके टेस्ट कराता है? कौन जाके पैथोलॉजिस्ट के पास जाके बोल रहा है कि मेरे शरीर का टेस्ट करो, मेरे शरीर के अंदर क्या क्या कमियां हैं, कौन से विटामिन नहीं है, कौन से मिनरल्स की कमी है, वगैरह वगैरह नहीं कराते हैं। क्या हम बैलेंस डाइट लेते हैं? तो इसके लिए समझाना पड़ता है, इसके लिए कस्टमर को अवेयर करना पड़ता है, उसका डेमो देना पड़ता है, उसका यूटिलाइज करना सिखाना पड़ता है। तो वो सब पॉसिबल है डायरेक्ट सेलिंग में, ट्रेडिशनल बिजनेस में वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है का जमाना है, आने वाला कल जो है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का है। डायरेक्ट सेलिंग जो मॉडल है बिजनेस का, हमारा सेफ शॉप का जो बिजनेस मॉडल है, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। क्यों कॉस्ट इफेक्टिव है? क्योंकि आपको कमीशन या मुझे कमीशन तब मिलता है जब हम सेल करते हैं। जब तक हम सेल नहीं करते, क्या कंपनी को कोई इंसेंटिव देना पड़ता है? लेकिन अगर ट्रेडिशनल बिजनेस है तो वहां पर सेल्समैन को सैलरी देनी पड़ती है, वहां पर बिजली का बिल, किराया वगैरह वो सब देना पड़ता है, उनकी जो फिक्स कॉस्ट है देनी पड़ती है। हमारे यहाँ पर सेल होगी तो देना है, सेल नहीं होगी तो नहीं देना है। तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है, इसलिए बड़े बड़े ब्रांड्स आज डायरेक्ट सेलिंग मॉडल की तरफ आ रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक्सप्लोर कर रही हैं और डायरेक्ट सेलिंग चैनल के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहती हैं। इसलिए आने वाला कल जो है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का है, वो सेफ शॉप का है। ये ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कोई शॉप नहीं खरीदनी करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए किराया नहीं देना। ये ऐसा बिजनेस जिसमें आपको एम्प्लॉय नहीं रखनी, जिसको सैलरी नहीं देनी। ऐसा बिजनेस है आपको लाखों करोड़ों का माल अपनी दुकान में भर के नहीं रखना, थोड़ा सा स्टॉक रख लेंगे अपने कंज्यूम करने के लिए, अपने मंथली जो आपकी सेल्स हो सकती है उसका हो सकता है आपको स्टॉक रखने की जरूरत पड़ जाए जल्दी डिलीवरी के लिए, लेकिन आपको एक्चुअल में स्टॉक खरीद के रखने की जरूरत ही नहीं है, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में करना पड़ता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग मॉडल जो है वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको मैं एक और बात समझाना चाहता हूँ अच्छी तरह से। किसी भी ट्रेडिशनल कंपनी में, किसी भी जॉब में, आपको मैनेजरियल लेवल पे जाने के लिए, एक बिगिनर को, एक फ्रेशर को मैनेजरियल लेवल पे जाने के लिए, सेल्स मैनेजर बनने के लिए या किसी भी मैनेजमेंट पोजीशन में जाने के लिए सालों लग जाते हैं। सालों लग जाते हैं किसी व्यक्ति को, किसी फ्रेशर को फ्रेशर से मैनेजरियल लेवल पे जाने के लिए। बहुत सारे लोग तो जिंदगी भर नहीं पहुंच पाते उस लेवल पर, लेकिन अगर बहुत टाइम के बाद में आपको वो पोजीशन मिल भी गई तो तब तक आपकी जरूरतें, आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, सेफ शॉप बिजनेस में, जैसे ही आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, आप एक व्यक्ति के तो मैनेजर हो गए ना। आपने 2 को ज्वाइन कराया, आप 2 लोगों को मैनेज करने वाले लोग हो गए। आपके पास 10 की टीम है, आप 10 लोगों की टीम को मैनेज कर रहे हैं, आप मैनेजर लेवल पे आ गए। आपके पास 100 की टीम है, आपके पास जितनी बड़ी टीम है उतना ज्यादा बड़े आप लेवल के मैनेजर हैं, उससे ज्यादा इनकम आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा सेल्स आप जनरेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो पूरी तरह से रिस्क फ्री है। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पूरी तरह से रिस्क फ्री है। एक बिगिनर के लिए, एक फ्रेशर के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए डायरेक्ट सेलिंग से शुरुआत करना बड़ा आसान है, बड़ा अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क नहीं है। रिस्क क्यों नहीं है? रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, आपके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे जाके दुकान खोलनी है, आपके लिए कोई सेल्स टारगेट नहीं है कि आपको इतना मिनिमम करना ही पड़ेगा, इतना नहीं करेंगे तो आपकी जो एजेंसी है खत्म कर दी जाएगी, आपको या अपना ब्रांड सरेंडर करना पड़ेगा या आपको दूसरा कुछ लेना पड़ेगा, हम आपको डिस्काउंट नहीं देंगे वगैरह वगैरह, जो कि नॉर्मली जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम है उसमें होता है। आपको इतना माल उठाना ही पड़ेगा, इतना बेचना ही पड़ेगा, ज्यादा उठाएंगे तो आपको ज्यादा कमीशन मिलेगा, कम उठाएंगे तो कम मिलेगा, परसेंटेज भी कम मिलेगी। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये बिजनेस रिस्क फ्री बिजनेस है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको गलत समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये बहुत जल्दी अमीर बनने का बिजनेस है। ये अमीर बिजनेस बनने का बिजनेस तो है, ये आपको अमीर तो बनाएगा पर रातों रात नहीं बना देगा। ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है कोई, जो कुछ ही टाइम में आपको खाक से आसमान पे उड़ा देगी, टॉप पर पहुंचा देगा। ये वो बिजनेस नहीं है। ये वो बिजनेस है जिसको आप लगातार करेंगे, तन मन से करेंगे, शिद्दत से करेंगे तो आपको अमीर बना देगा। इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। अगर आप ठीक से करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, लगातार करेंगे। लेकिन ये रातों रात अमीर बनने वाला कोई स्कीम नहीं है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इस उम्मीद में आते हैं कि हम रातों रात अमीर बन जाएंगे,
मेहनत नहीं करना चाहते, एफर्ट नहीं लगाना चाहते, सीखना नहीं चाहते, लेकिन सोचते हैं कि पैसा आ जाएगा। ये वो वाला बिजनेस नहीं है। यहाँ पे सीखना भी पड़ेगा, यहाँ पे मेहनत भी करनी पड़ेगी, यहाँ पे काम भी करना पड़ेगा, यहाँ पर रेगुलरली वर्क करना पड़ेगा। किसी भी बिजनेस की तरह, ये एक आम बिजनेस की तरह ही है, बट इसमें स्कोप ज्यादा है। स्कोप ज्यादा क्यों है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के दिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पहले से ज्यादा अच्छा हो गया, पहले से ज्यादा बेहतर हो गया है। आज के दिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस रेगुलेट हो गया है। आज के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ सालों से कुछ गाइडलाइंस दी है, एक इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल ने कुछ गाइडलाइंस बनाई है। आज के दिन एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो हमें ओवरलुक करती है, जो हमें सुपरवाइज करती है, जो हमें मॉनिटर करती है। आज के दिन वो कंपनियां जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे चिट फंड चलाती थी, वो कंपनियां जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे पेड़ लगाया करती थी, सपने बेचा करते थे झूठे, आज के दिन वो कंपनियां जो डिपॉजिट लिया करती थी डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, वो सब कंपनियां नहीं है, वो फ्रॉड कंपनियां आज के दिन नहीं है मार्केट के अंदर। अगर है तो छोटे मोटे लेवल पर है, जो कि किसी की नजर में नहीं आई है। जिस दिन वो नजर में आ जाएंगे उस दिन उनकी छुट्टी हो जाएगी। आज के दिन वो कंपनियां नहीं है जो नाम के लिए प्रोडक्ट रख देते थे, बस नाम के लिए ही, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बनाने के लिए नाम के लिए प्रोडक्ट रख देती थी, जिसकी कॉस्ट उससे कई गुना ज्यादा होती थी। आज कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, ये रेगुलेशंस है। कौन सी कंपनियां बिजनेस कर सकती है, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो सारे मिनिस्ट्री के पास डिपॉजिट करने पड़ते हैं, वहां से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, वहां से कंप्लायंस का सर्टिफिकेट आता है, वो मॉनिटर करती है और ऑडिट करती है। वैसे भी सेफ शॉप तो पिछले कई सालों से 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रही है, और हमारे देश में जो भी कंपनी 500 करोड़ या उससे ज्यादा का बिजनेस करती है, उनको एक्सटर्नली ऑडिट कराना पड़ता है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर आते हैं जो ऑडिट करते हैं। तो सेफ शॉप तो कई सालों से एक्सटर्नल ऑडिट के अंडर में है। तो बाहर ऑडिटर आते हैं जो हमारे अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, हमारे बिजनेस को ऑडिट करते हैं, और हमारे पास तो बहुत अच्छे इंटरनल ऑडिटर भी हैं जो कि हमें टाइम टू टाइम गाइड करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज के दिन बहुत सेफ है, आज के दिन बहुत स्वच्छ है, आज के दिन ये बिजनेस बहुत क्लीन हो चुका है। आज के दिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पहले से बहुत बेहतर हो गया है। इसलिए अच्छे अच्छे ब्रांड्स, अच्छी अच्छी कंपनियां और अच्छे लोग, रेपुटेड लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आना चाहते हैं। आज के दिन बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग सेफ शॉप की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जब किसी बिजनेस में कोई सक्सेस स्टोरीज नहीं होती हैं तो उस बिजनेस की तरफ कम लोग अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जब किसी बिजनेस में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज सामने आ जाती हैं तो उन सक्सेस स्टोरीज को देखकर लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। उदाहरण देता हूं मैं आपको, जब 1983 में इंडिया ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, उसके पहले इंडिया में क्रिकेट उतना पॉपुलर नहीं था, उसके पहले क्रिकेटर्स को वैल्यू नहीं मिलती थी, उससे पहले क्रिकेटर्स को उतना पैसा नहीं मिलता था। लेकिन जब 83 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद जब पता लगा दुनिया को, हिंदुस्तान के लोगों को, बच्चों को पता लगा कि क्रिकेट भी कोई खेल होता है और क्रिकेट में भी नाम है, शौहरत है, पैसा है, तो क्रिकेट की वैल्यू बढ़ गई। उसके बाद क्रिकेटर्स की वैल्यू बढ़ गई, और आज के दिन देखिए, आज के हमारे आईपीएल स्टार्स, इंडियन स्टार्स नहीं, सिर्फ आईपीएल में खेलने वाले लोग करोड़ों में कमा रहे हैं। आज जो एंडोर्समेंट कर रहे हैं, आजकल उस खेल में पैसा है। जब से सिंधु ने और साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में अच्छी परफॉर्मेंस दी, जब से बच्चों का रुझान बैडमिंटन की तरफ बढ़ गया है। जब अभिनव बिंद्रा ने पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता शूटिंग में, तब से हमारे पास देखिए हिंदुस्तान में कितने अच्छे शूटर्स आ गए हैं। आज के दिन हमारी साइकिलिंग टीम कितना अच्छा कर रही है जूनियर लेवल पर। जब कोई सक्सेस स्टोरी आती है तो मासेस उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जब ज्यादातर लोगों का ध्यान उधर जाता है। आज के दिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, शेयर शॉप बिजनेस में ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे रोल मॉडल्स हैं, ऐसे कामयाब कहानियां हैं जिनको देखकर लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। आज के दिन सेफ शॉप बिजनेस में ऐसे हजारों लोग हैं, सेफ शॉप लीडर्स, जिनके पास आलीशान घर हैं, जिनके पास शानदार गाड़ियां हैं। आज कोई ऐसा बड़ा ब्रांड नहीं है जो सेफ शॉप के लीडर्स के पास नहीं है। आज BMW चलाते हैं सेफ शॉप लीडर्स, आज ऑडी चलाते हैं, मर्सिडीज चलाते हैं, जगुआर चलाते हैं, लैंड रोवर चलाते हैं। वो महंगी से महंगी कारों में घूमते हैं और हर साल फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं, अकेले नहीं जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में जाते हैं, हजारों की तादाद में अपनी टीम के साथ में जाते हैं। वो अपनी फैमिली को पूरी दुनिया घुमाते हैं। आज उनका लाइफस्टाइल इतना अट्रैक्टिव है कि लोग उनकी तरफ ध्यान देते हैं और सोचते हैं यार ये कौन है। आज उनको सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिलता है। आज उनकी फैन फॉलोइंग्स हजारों में और लाखों में है। आज जो सेलिब्रिटी है, और जब इन सेलिब्रिटीज के बारे में और ज्यादा चर्चा होती है तो बहुत सारे और लोगों को इस बिजनेस के बारे में पता लगता है। तो आज के दिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जिन लोगों ने पिछले कुछ सालों में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बहुत सीरियसली किया, प्रोफेशनली किया, उन लोगों का बिजनेस आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन लोगों का बिजनेस बहुत तेज ग्रो कर रहा है, जिन्होंने पूरा दम लगाकर इस बिजनेस में काम किया। आज वो रोल मॉडल है इंडस्ट्री के। आज सेफ शॉप रोल मॉडल है दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के लिए। आज सेफ शॉप के लीडर्स को फॉलो किया जाता है बाकी कंपनियों के द्वारा भी। हमारे काम करने के तरीके को फॉलो किया जाता है, हमारे सिस्टम्स को फॉलो किया जाता है, कॉपी करने की कोशिश की जाती है।
इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, सेफ शॉप बिजनेस आने वाले कल का बिजनेस है। भले ही हमें 20 साल होने वाले हैं इस बिजनेस के अंदर, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा ये शुरुआत है, अभी कुछ भी नहीं किया है हमने। हम जितना कर सकते हैं ये उसकी टिप है, बस जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी पूरी दुनिया पे फतेह करना बाकी है। मैं कुछ और आंकड़े देता हूं आपको, मैं सवाल पूछना चाहता हूं इनफैक्ट आपसे। जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं सेफ शॉप से, उसी से आप बिजनेस में आ जाते हैं, आप एक कंज्यूमर बनते हैं, आप सेफ शॉप के एडवाइजर बन जाते हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में प्रोडक्ट खरीदने से एडवाइजर बनते हैं? उससे आप बायर बनते हैं। कमाता कौन है? कमाता बायर है या सेलर है? आपने मार्केट से आज तक सैकड़ों चीजें खरीदी होंगी, लाखों चीजें खरीदी होंगी, हजारों चीजें खरीदी होंगी, हर रोज कुछ ना कुछ खरीदते होंगे आप। वो चीज खरीदने से उसके जो फायदे होते हैं उसको आप एंजॉय करते हैं। आपने एक फोन खरीदा, फोन को आप एंजॉय कर रहे हैं। आपने घड़ी खरीदी, उसको आप यूज कर रहे हैं। आपने लैपटॉप खरीदा, उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने कुछ खाने की चीज खरीदी, उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे तंदुरुस्त हो रहे हैं, उससे आपको एनर्जी मिल रही है वगैरह वगैरह। लेकिन उससे पैसा मिल रहा है आपको, आप उस प्रोडक्ट को एंजॉय कर रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उस प्रोडक्ट की सेल में आपने पैसा नहीं कमाया, उसने कमाया जिसने उस प्रोडक्ट को बेचा। तो आपको जो समझने की बात है आपके लिए, सबके लिए, वो ये कि आपको बाहर नहीं बनना है। बाहर तो बनना ही है, यूज तो करना ही है हमने, प्रोडक्ट बाइंग करना तो मजबूरी है, करना ही है सबको हमारे इस्तेमाल करने के लिए। हम हजारों चीजें खरीदते हैं, लेकिन आप पैसा कम कमाएंगे जब आप बेचेंगे। आपने लैपटॉप खरीदा, फाइन, आप कंज्यूमर हैं, लेकिन आप जब लैपटॉप का शोरूम खोलते हैं और लैपटॉप बेचते हैं, तब आप लैपटॉप बिजनेस से एक्चुअली कमाते हैं। राइट? आपने सेलफोन खरीदा, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बायर हैं। लेकिन आप एक शोरूम खोल लेते हैं सेलफोन बेचने का, तो आप सेलर बनते हैं, तब आप बिजनेसमैन बनते हैं। तो सेफ शॉप ज्वाइन करने के लिए आप सिर्फ बायर बन जाए काफी है, बट सेफ शॉप से कमाने के लिए आपको बनना पड़ेगा सेलर। और जो लोग सेल्स करते हैं वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। जो सेल्स के बिजनेस में है वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। जो लोग सेल्स के प्रोफेशन में है वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। आज देखिए दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन है? अमेरिका। अमेरिका क्या करता है? सारी दुनिया को हथियार बेचता है। चीन सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है। चीन क्या करता है? सारी दुनिया को अपने वहां पर प्रोडक्ट बना बना के बेचता है। सिर्फ बनाता नहीं है, बेचता है। बनाना तो बहुत आसान होता है, पर बेचना मुश्किल होता है। जब आप बेचते हैं तो आप कमाते हैं। सो आपको बायर की बजाय सेलर बनना पड़ेगा। जो जितना ज्यादा बेचता है वो उतना ज्यादा कमाता है। रिलायंस हर चीज बेचता है, हर जगह में वो घुसा हुआ है, हर फील्ड में घुसा हुआ है, हर चीज बेचता है, सस्ते में भी बेचता है, तब भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम से बेचता है। इसलिए वो सबसे बड़ा सेलर है, इसलिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कारोबारी है। सो आपको सेल्स पर्सन बनना पड़ेगा। सेल्स की जो कला है वो आपको सीखनी पड़ेगी। सेल्स के बिजनेस में आप आए हैं तो सेल्स के जो माइनर डिटेल्स हैं, जो सारी जो स्किल्स हैं, फाइनल स्किल्स हैं सेल्स के, वो आपको सीखने पड़ेंगे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप आए हैं तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो फाउंडेशन है, जो बेसिस है, वो है लिवरेजिंग। आपको लिवरेजिंग समझना पड़ेगा। अगर इस बिजनेस की गहराई को आप समझना चाहते हैं, इस बिजनेस की क्या वैल्यू है उसको आप समझना चाहते हैं, इस बिजनेस में आप क्या कर सकते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा लिवरेजिंग। लिवरेजिंग समझाने के लिए मैं आपसे एक बात करता हूँ। आपके आसपास में जो गली में, मोहल्ले में जो आपकी दुकानें हैं, वहां पे एक दुकानदार है, वो क्या करता है? वो सेल्स करता है। कंपेयर करके वो ज्यादा कमाएगा या बिग बाजार ज्यादा कमाएगा? आपके पड़ोस का दुकानदार ज्यादा कमाएगा या किशोर बियानी जो बिग बाजार चलाता है वो ज्यादा कमाएगा? ऑब्वियसली वो लिवरेजिंग करता है। उसके पास हजारों स्टोर्स हैं, हिंदुस्तान भर में स्टोर है, वो ज्यादा क्वांटिटी में बेचता है। एक डॉक्टर है जो अपना क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है, वहां पे वो खुद प्रैक्टिस करता है, वहां पे खुद मरीजों को देखता है। वो डॉक्टर ज्यादा कमाएगा या एक हॉस्पिटल जिसमें सैकड़ों डॉक्टर काम करते हैं वो ज्यादा कमाएगा? या एक हॉस्पिटल की चेन जिसके पास एक हॉस्पिटल नहीं बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, कौन ज्यादा कमाएगा? एक सिंगल हॉस्पिटल ज्यादा कमाएगा या एक हॉस्पिटल की चेन ज्यादा कमाएगी? एक सिंगल डॉक्टर ज्यादा कमाएगा या एक हॉस्पिटल ज्यादा कमाएगा? एक डॉक्टर अकेला काम कर रहा है क्लिनिक में, वो लीनियर इनकम कर रहा है, वो अपनी मेहनत पे कमा रहा है। लेकिन अगर उसने क्लिनिक खोलने की बजाय उसने एक हॉस्पिटल खोल लिया, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स को एम्प्लॉय कर लिया, तो लिवरेजिंग करता है। और जब वो हॉस्पिटल्स की चेन बना लेता है तो और ज्यादा कमाता है, क्योंकि वो मल्टीपल लेवल लिवरेजिंग करता है। तो जब आप लिवरेजिंग करते हैं तो आप ज्यादा कमाते हैं। वो लोग जो लिवरेजिंग करते हैं वो ज्यादा कमाते हैं। वो लोग जिनके लिए बाकी लोग काम करते हैं, वो लोग जिनके लिए बाकी और हाथ भी काम करते हैं, वो ज्यादा कमाते हैं। अगर आप अकेले काम करेंगे तो दिन में आप 4 प्रोडक्ट बेच लेंगे, मे बी 5 प्रोडक्ट बेच लेंगे। आप 10 घंटे काम कर लेंगे, एक दिन में 12 घंटे काम कर लेंगे, 15 घंटे काम कर लेंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास 10 लोगों की टीम है, वो 4-4 घंटे काम करते हैं और आप भी 4 घंटे काम करते हैं, तो 44 घंटे काम हो गया। आपके पास 100 लोगों की टीम है,
वो 4-4 घंटे काम करते हैं, तो आप 404 घंटे काम करते हैं। 4 घंटे आप और 100 लोग आपकी टीम के लिए और हैं जो 4-4 घंटे काम करते हैं, तो 404 घंटे काम हो गया। आपके पास 1000 लोग हैं, 1000 लोगों की टीम काम करती है, वो 4-4 घंटे काम करते हैं, तो आप 4004 घंटे काम करते हैं। आपके पास 10,000 की टीम है, तो आप और ज्यादा काम करते हैं। आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी ज्यादा सेल्स करेंगे, उतने ज्यादा इनकम करेंगे। तो लिवरेजिंग आपको समझना चाहिए। एक ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको लिवरेजिंग करनी है तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। एक ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको लिवरेजिंग करनी है तो आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ में बहुत सारे ओवरहेड्स पालने पड़ेंगे, बहुत सारे रनिंग कॉस्ट आपको रखनी पड़ेगी, बहुत सारे एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, बहुत सारी मैनेजमेंट रखनी पड़ेगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, शेप शॉप बिजनेस में आप प्रोडक्ट खरीदें, प्रोडक्ट्स बेचें, और जिनको प्रोडक्ट बेचा है उनको ही अपना सेल्समैन बना दें, उनको ही ट्रेन कर दें, उनको ही समझा दें कैसे बेचना है, क्या बेचना है। जो कि हम सिखाते हैं आपको, वही आप उनको सिखा दें, तो लिवरेजिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमेशा टीम इंडिविजुअल से ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है। हमेशा एक इंडिविजुअल से टीम ज्यादा काम कर सकती है। इसलिए हम टीम बिजनेस में हैं, यहाँ पर हम लिवरेजिंग करते हैं। कुछ हम करते हैं, कुछ हमारे अपलाइंस हमें सपोर्ट करते हैं, कुछ हमारी डाउनलाइंस काम करती है, उनको हम गाइड करते हैं, और जब मिलजुल कर हम काम करते हैं तो कलेक्टिवली हमारा आउटपुट ज्यादा होता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो फाउंडेशन है, जो बेसिक है, वो है लिवरेजिंग। जिस दिन आपको लिवरेजिंग समझ में आ जाएगा, उस दिन आप डायरेक्ट सेलिंग के अलावा किसी और बिजनेस के बारे में सोचेंगे नहीं, किसी और काम के बारे में सोचेंगे नहीं। इसलिए लिवरेजिंग को जरूर समझिएगा अच्छी तरह से। आज के दिन देखिए अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। हिस्टोरिकली हिंदुस्तान में आज के दिन, पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड लोग हैं। आज के दिन सबसे ज्यादा लोगों की जॉब पे खतरा है। आज के दिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब पे तलवार लटक रही है, और बहुत सारे तो पहले ही अनएम्प्लॉयड थे। तो आज के दिन अनएम्प्लॉयमेंट की जो फिगर्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी हैं। और ऐसे में जब आप सेफ शॉप बिजनेस करते हैं तो सेफ शॉप बिजनेस के माध्यम से आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन ला सकते हैं। आप किसी को बता दें जो बेचारा खाली बैठा हुआ है, जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, उनको आप सेफ शॉप बिजनेस के बारे में बता दें, उनको समझा दें अच्छी तरह से प्रोफेशनली, तो उनका भला हो जाएगा, उनकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर गौर कीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं मैं अभी। आप एक सेफ शॉपर की 10 साल की जर्नी को कंपेयर कीजिए, एक सेफ शॉप में काम करने वाला किसी लीडर जो पिछले 10 सालों से लगातार काम कर रहा है, जो लगातार बिजनेस कर रहा है, उसकी लाइफस्टाइल को देखिए, उसकी ग्रोथ को देखिए, और एक और व्यक्ति जो पिछले 10 साल से जॉब में है, उसकी ग्रोथ को देखिए। दोनों को कंपेयर करके देखिएगा। 10 साल, 1 साल 2 साल की बात नहीं कर रहा मैं, 10 साल जिसने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को दिए हैं, 10 साल जिसने शेप शॉप बिजनेस को दिए हैं, पूरे कमिटमेंट के साथ में, पूरे शिद्दत के साथ में, पूरे डेडिकेशन के साथ में, जिसने 10 साल शेप शॉप बिजनेस किया है, उसकी ग्रोथ को आप कंपेयर कीजिए किसी और व्यक्ति से जो 10 साल से जॉब में था। आप कंपेयर करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आने वाले 10 साल जॉब में लगाने चाहिए, या वो लोग, मैं स्पेशली बात करना चाहता हूँ जो आज फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो अभी अपने लिए करियर ढूंढ रहे हैं, जो अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। उन तक ये बात आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर वो आज के दिन जब वो अपना करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो किस तरफ उनको अपना करियर ले जाना चाहिए, 10 साल जॉब या 10 साल सेफ शॉप। दोनों को कंपेयर करके देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि 10 साल जॉब करना बेहतर है या 10 साल सेफ शॉप बिजनेस करना बेहतर है। 10 साल अगर आपने बिजनेस किया सेफ शॉप में, 10 साल आपने दिए सेफ शॉप बिजनेस को, 10 साल आपने लगाया इस बिजनेस के अंदर, तो आप ऐसी जिंदगी जी पाएंगे जो बाकी लोग नहीं जी सकते। आपका लाइफस्टाइल ऐसा होगा जो बाकी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आप ऐसी जिंदगी जी रहे होंगे जिससे लोग ईर्ष्या करेंगे, जिससे लोग जलेंगे। आपके पास वो सब कुछ होगा, आपके पास गाड़ी होगी, बैंक बैलेंस होगा, प्रॉपर्टीज होंगी, आपके पास में टीम होगी, आपके पास ऑनर होगा, सम्मान होगा, आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपकी फैन फॉलोइंग होगी। और सेफ शॉप में तो ऐसा उदाहरण है जो किसी और के पास में है ही नहीं। सेफ शॉप के पास है श्याम सुंदर। अगर आपको नहीं पता श्याम सुंदर जी के बारे में तो अपने अपलाइन से जरूर बात कीजिएगा। अगर श्याम सुंदर जी के बारे में आप जान लेंगे, उनके परिवार के बारे में आप जान लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि सेफ शॉप बिजनेस में कितना पोटेंशियल है। सेफ शॉप बिजनेस क्यों करना चाहिए, ये आपकी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कर देगा। कल अगर मैं नहीं रहा तो क्या मेरी टीम मेरे साथ चली जाएगी? ये बिजनेस क्या खत्म हो जाएगा? क्या वो आईडी डेड हो जाएगी? ऑब्वियसली वो आईडी जो आज मेरे नाम पे है वो मेरी नेक्स्ट जनरेशन के नाम पे चली जाएगी, मेरे बच्चों के नाम पे चली जाएगी, जिसको मैं नॉमिनेट करूंगा उसके नाम पे चली जाएगी, और ये टीम मिलकर उसके साथ में काम करेगी। ये टीम उसको मिलकर और ज्यादा सपोर्ट करेगी और ज्यादा मेहनत करेगी।
तो मेरा बिजनेस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी तक जा सकता है। ये ऐसा बिजनेस है जिसमें आप काम करेंगे और आपके आने वाली कई जनरेशन कमा के खाएंगी, आपकी कई जनरेशन सुरक्षित हो जाएंगी। आप ऐसे बिजनेस में आ गए हैं। दोस्तों, सेफ शॉप क्यों करना चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत ही मजबूत बिजनेस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉड्यूल है, लेकिन उसमें सेफ शॉप कहाँ खड़ी है? सेफ शॉप ही क्यों करना चाहिए? सेफ शॉप ही सबसे अच्छी कंपनी क्यों है? सेफ शॉप आपके लिए बेहतर विकल्प क्यों है? क्योंकि सेफ शॉप के पास में आज लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है। आज सेफ शॉप के पास में वो मैनेजमेंट है जो बहुत कॉम्पिटेंट है। आज सेफ शॉप के पास में जो डायरेक्टर्स हैं, जिन लोगों ने रजिस्टर को देखा है, जिन्होंने हमारे डायरेक्टर्स को कभी देखा है किसी स्टेज से, उनसे कभी मिले हैं, कभी बात की है, तो शायद वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि उनसे एक बार मिलना मतलब जिंदगी भर के लिए उनके हो जाना। वो इतनी पावरफुल पर्सनैलिटीज हैं, इतने जबरदस्त कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट है हमारे पास में कि उन्होंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे पिछले 20 सालों में। पिछले 20 सालों में कोई ऐसा दौर नहीं देखा है जो किसी और ट्रेडिशनल बिजनेस में और लोगों ने देखा हो। सो हमारी मैनेजमेंट ने सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, झेले हैं, उनसे बाहर निकले हैं, उनमें बेहतर होकर निकले हैं। हमारी मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है पूरी तरह से। हमारी मैनेजमेंट को आज दिन पता है कि कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं, किस बिजनेस में ज्यादा, किस फील्ड में आज के दिन ज्यादा स्कोप है, कहां पर हमारे डायरेक्ट सेलर्स ज्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं, कहां पर हमारी टीम ज्यादा बेहतर कर सकती है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम किन प्रोडक्ट्स को मार्केट करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से बेच पाएंगे, वो सब जानते हैं। बहुत ही कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट है, बहुत ही मजबूत मैनेजमेंट हमारे पास में है। आज सेफ शॉप के पास में एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ हमारे पास में है, किसी और के पास में है ही नहीं। वो यूनिक है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, सबसे अच्छी प्रोडक्ट बास्केट आज सेफ शॉप के पास में है। आज सेफ शॉप के पास में सबसे अच्छा बिजनेस प्लान है। 13 लाख रुपए पर वीक कमाने का बिजनेस प्लान है हमारे पास। 13 लाख रुपए पर वीक हमारा जो बिजनेस प्लान है वो सबसे अच्छा है, सबसे फास्ट ग्रोइंग बिजनेस प्लान है हमारा। स्पिल ओवर जो हमारे बिजनेस की पावर है वो किसी और के पास में नहीं है, इसलिए हमारा बिजनेस प्लान, हमारा कंपनसेशन प्लान वो सबसे बेहतरीन है, टेस्टेड है, शानदार है, गजब का बिजनेस प्लान है जिसमें बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। एक नया आदमी भी अच्छे खासे लेवल पर जा सकता है बहुत जल्दी। हमारे यहाँ पर वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सिस्टम्स है। जैसे कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है उसको ट्रेन कैसे करना है वो हम जानते हैं, हमारे पास सिस्टम्स बने हुए हैं। आज हमारे पास वेबिनार्स हैं, जिस वेबिनार के थ्रू आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये पिछले वीक स्टार्ट हुआ है। उसके पहले हमारा और भी कई सारे वेबिनार होते रहे हैं। जूम पे हम ट्रेनिंग देते हैं, पहले फिजिकल ट्रेनिंग दिया करते थे, आजकल वो नहीं हो पा रही है। तो हर बुधवार को हमारी मैनेजमेंट, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे टॉप लीडर्स वीकली वेबिनार में आते हैं और वो ट्रेनिंग देते हैं। वहां पे हमारे चैनल पार्टनर्स आते हैं और ट्रेनिंग देते हैं, शानदार ट्रेनिंग देते हैं। वीक में हर वीक हमारे टॉप लीडर्स इवोल इंडिया सिस्टम के वो हमें ट्रेनिंग देते हैं। हमारे लिए सेमिनार्स रेडीली अवेलेबल है। आपको प्लान नहीं दिखाना आता तो हमारे पास लीडर्स हैं आज जो प्लान दिखा रहे हैं आपके घर में बैठ के, आपको फेसबुक के थ्रू। सेफ शॉप लगातार टारगेट से रही है। जब से सेफ शॉप की शुरुआत हुई है तब से लगातार कोई ना कोई टारगेट हमेशा चलता ही रहा है। कल टारगेट खत्म हुए, 2 दिन पहले टारगेट खत्म हुए हैं, आई एम श्योर कि बहुत जल्दी फिर से टारगेट आ जाएंगे। हमारे लिए एक गोल कंपनी सेट कर देती है कि आपको ये गोल कर लेंगे अचीव, आप इतना आप कर लेंगे इतनी पीरियड के अंदर तो आपको ये एडिशनल मिलेगा। ये रेगुलर सपोर्ट हमें कंपनी की तरफ से मिलता रहता है जो किसी और कंपनी में नहीं मिलता। और हमारी कंपनी वो कंपनी है जो बिलीव करती है ज्यादा डिलीवर करने में। हमारी कंपनी वो कंपनी है जो प्रॉमिस कम करती है और देती ज्यादा है। ये हमारे पुराने एसोसिएट सब जानते हैं। सो हमारे पास बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। हमारे पास सबसे अच्छी मैनेजमेंट के साथ साथ हमारे पास बहुत अच्छी लीडरशिप है, बहुत ही सपोर्टिव लीडरशिप है हमारे पास इवोल इंडिया की। मेरे दोनों अपलाइंस, मेरे दोनों मेंटर्स, हर्ष सर, दीपक सर, उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। उनके लिए तारीफ करना मतलब सूरज को दिए दिखाने के बराबर है। वो कितना सपोर्ट करते हैं, लोअर लेवल के व्यक्ति से भी किस तरह से बात करते हैं, वो किस तरह से उनकी हेल्प करते हैं, ये उदाहरण पूरी दुनिया में किसी के पास शायद नहीं होगा। सो हमारे पास बहुत ही अच्छी लीडरशिप है। और अब मैं बात करता हूं कि ये बिजनेस आपने किन लोगों के पास लेके जाना चाहिए। वो कौन से सेगमेंट है जहां पर आप काम करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जहां पर आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे और आप अपनी टीम को जल्दी से ग्रो करा पाएंगे। सबसे पहली सेगमेंट है अनएम्प्लॉयड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया अनएम्प्लॉयमेंट अभी हाईएस्ट लेवल पर है। आपके पास ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं, आपकी जान पहचान के भी ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जिनके पास आज के दिन काम नहीं है, जो काम ढूंढ रहे हैं। वो अनएम्प्लॉयड लोग, पढ़े लिखे लोग, स्मार्ट लोग, उनको अगर आप बिजनेस में लाएंगे तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी से ग्रो करेगा। और आज के दिन उन लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है जिनको हम कहते हैं एम्प्लॉयड पुअर, वर्किंग पुअर, जो स्मार्ट है, एजुकेटेड है, बहुत वेल ऑफ है एजुकेशनल लेवल के हिसाब से, लेकिन फाइनेंशियली वो वेल ऑफ नहीं है। स्मार्ट लड़के लड़कियां जो आजकल बहुत कम कम सैलरीज पे काम कर रहे हैं,
उन लोगों को अगर आप ये बिजनेस बताएंगे तो वो पार्ट टाइम में भी अपनी कम इनकम को बढ़ा सकते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा काम करके। तो अनएम्प्लॉयड लोग को साथ साथ में अंडर एम्प्लॉयड जो वर्किंग पुअर्स हैं, जो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके खर्चे पूरे नहीं हो रही, उनकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो पा रही, वो सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के ऊपर भी फोकस कीजिए। वहां पर आपको बहुत स्मार्ट लड़के लड़कियां मिलेंगे, बहुत सारे स्मार्ट लोग मिलेंगे जो बहुत एम्बिशियस हैं और काम करना चाहते हैं। बहुत सारी पढ़ी लिखी हाउस वाइफ हैं आजाद हमारे पास, आपके घरों में भी होंगी, आपके आसपास में भी होंगे, आपके दोस्तों के, आपके कलीग्स में बहुत सारी ऐसी लेडीज होंगी, उनकी वाइफ्स जो घर पे रहती हैं किसी मजबूरी की वजह से, वो काम करना चाहती है, इंडिपेंडेंट होना चाहती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, वो काम करना चाहती हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। तो आजकल ऐसी औरतों की संख्या बहुत ज्यादा है। बहुत सारी लड़कियां औरतें आजकल काम कर रही हैं, लेकिन बहुत सारी नहीं कर पा रही हैं घर की मजबूरियों की वजह से, जिम्मेदारियों की वजह से, लेकिन वो करना चाहती हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए। आज हमारे पास जो प्रोडक्ट रेंज है, वो प्रोडक्ट रेंज में हमारी हाउस साइज बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। हमारे पास कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, हमारे पास फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, हमारे पास कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, हमारे पास वो प्रोडक्ट है जिनको गृहिणियां इस्तेमाल करती हैं, जिनके बारे में वो बताएंगी तो हमसे ज्यादा उनकी सुनी जाएगी। तो इसलिए हाउस साइज पे फोकस कीजिए। आज फोकस कीजिए रिटायर्ड लोगों के ऊपर। और जब मैं रिटायर्ड की बात कर रहा हूँ तो रिटायर्ड वो लोग नहीं जो 60 साल से ऊपर हैं। आजकल तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो 40, 42, 45 साल के हो जाते हैं, उनको भी रिटायर कर दिया जाता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले लोग होते हैं और उनको निकालने से कंपनी ज्यादा बचा पाती है। इसलिए आजकल कम उम्र में भी, यंग एज में भी लड़के लड़कियां औरतें आदमी रिटायर हो रहे हैं। और ऑफ कोर्स जो 60 में रिटायर हो रहे हैं उनको भी हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, उनके पास पूरी जिंदगी का तजुर्बा है, उनके साथ में हम काम करेंगे, उनके एक्सपीरियंस के साथ हम काम करेंगे, उनको हम हेल्प कर देंगे तो उनका रूटीन अच्छा बना रहेगा। वो अपने रिटायरमेंट के बाद भी अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको अच्छा मेंटेन कर पाएंगे, वो अपनी इनकम को सस्टेन कर पाएंगे और हमें अच्छा गाइडेंस भी दे पाएंगे। तो ऐसे लोगों के साथ में भी काम कीजिए। एक और सेगमेंट है जिसपे हमें फोकस करना चाहिए, वो है ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स। जब कोई लड़का लड़की स्कूल से कॉलेज में जाता है फर्स्ट ईयर में, तो उसके ख्वाब बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसकी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वो सातवें आसमान में होते हैं। सेकंड ईयर में जाते जाते थोड़ा सा समझ में आता है लाइफ को, लेकिन जब वो फाइनल ईयर में चले जाते हैं ना, और जब रिज्यूमे बनाते हैं, जब प्लेसमेंट्स के लिए जब इधर उधर धक्के खाते हैं, जब वो इंटर्नशिप के लिए जो धक्के खाते हैं, जब वो इधर जाते हैं, जब रिज्यूमे बना के किसी के पास जाते हैं और उनको इंटर्न रखने के लिए तैयार नहीं होता है, या इंटर्नशिप कराने के लिए आजकल कंपनियां पैसे लेती हैं, देती नहीं है। आजकल इंटर्नशिप कराने के लिए कंपनियां पैसे लेती हैं कि आपको यहाँ पर आके काम करना सीखना है तो हमें पे कीजिए। तब उनको समझ में आता है कि उनकी जो पढ़ाई है, जो उन्होंने सीखा है, जो कॉलेज में सीखा है, जो उन्होंने एजुकेशन ली है, उससे उनको कितनी जॉब मिल सकती है और कितने रुपए की जॉब मिल सकती है, उनको पे पैकेज कितना हो सकता है, उनको एक्चुअल में अपनी फाइनेंशियल वर्थ तब समझ में आती है और तब उनके पैर जमीन पे टिके होते हैं। तो जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर आप ये बिजनेस बताएंगे तो उनकी पॉकेट मनी निकल सकती है, उनको अपना करियर बनाना है, उनको अगर आप समझाएंगे ठीक से और उनको बताएंगे कि देख लीजिए 10 साल आपने जॉब करना है तो आप कहाँ पहुंच सकते हैं देख लीजिएगा, और 10 साल अगर आपने सेफ शॉप बिजनेस में दिए तो आप 10 साल में सेफ शॉप में कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं, ये अगर आपको अच्छी तरह से समझा दिया तो वो फुल टाइमर मिलेंगे आपको। वो अनएम्प्लॉयड लोग फुल टाइमर काम करेंगे, जो अंडर एम्प्लॉयड लोग हैं आपके लिए पार्ट टाइम काम करेंगे, हाउस वाइफ आपके लिए पार्ट टाइम काम करेंगी, रिटायर्ड लोग आपके लिए फुल टाइम काम करेंगे, और जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएशन करने के बाद में और इवन इस वक्त में भी वो खाली बैठे हुए हैं, उनको अगर आप काम दे देंगे, उनकी इंटर्नशिप भी हो जाएगी यहाँ पर, वो यहाँ पर काम सीख जाएंगे, एक्चुअल में वो मार्केटिंग के सारे स्किल्स सीख जाएंगे, वो सेल्स के सारे स्किल्स सीख जाएंगे, वो कम्युनिकेशन स्किल्स सीख जाएंगे, बहुत से ऐसे सारे स्किल्स सीख जाएंगे जो उनको उनके कैरियर में वैसे भी काम आएंगे। और अगर आपने उनको ठीक से मैनेज किया तो आपके लिए फुल टाइम एसेट बन जाएंगे। वो यंग जनरेशन, आपके आने वाली यंग जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस तैयार करके देगी। और लास्टली मैं वही कहूंगा जो हमेशा कहता रहा हूँ, उसी के साथ मैं एंड करूंगा आज का ये ट्रेनिंग सेशन। ड्रीम एट इंडिया, बिलीव नेट इंडिया, अचीव नेट इंडिया। मेरे नेट इंडियंस, अपने सपनों पे यकीन रखिए, उन पे बिलीव कीजिए, सपने देखिए, उन पे यकीन कीजिए और उनको साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, जम के काम कीजिए। मैं आपके साथ में हूँ, मेरे सारे सीनियर टीम आपके साथ में है और हम मिलकर बहुत जबरदस्त बिजनेस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गो डायमंड एंड लिव ऑल योर ड्रीम्स। जय हिंद।